रीबर्थ फॉर माई रिवेंज एपिसोड 10। जब नेत्रा ने आरंभ से सवाल किया, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था और वो अपनी थोड़ी टेंशन भरी आवाज में बोला, मैं अंडस्को। आरंभ को ऐसे अटकते हुए देखकर राजवीर के फेस एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो आरंभ को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने के बाद नेत्रा से बोला, आप इस गधे को छोड़ो और ये बताओ कि आपको मम्मा डैडा के पास कैसी नींद आई। राजवीर ने नेत्रा का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उससे सवाल किया, जिससे नेत्रा का ध्यान बटा भी और वो उसे अपनी क्यूट सी स्माइल दिखाकर बोली, अच्छी और सुकून भरी। नेत्रा के इस जवाब ने उन दोनों बाप बेटे के चेहरे पर स्माइल लाई। वही नेत्रा अभी पूरे रूम में अपनी आंखों को दौड़ाकर बोली, मम्मा। राजवीर नेत्रा के बालों का एक मेसी जुड़ा बनाकर बोला, वो वॉशरूम में है। नेत्रा ने बस अपनी गर्दन हिलाई और फिर से राजवीर से बोली, बड़े भैया और भैयू। इस बार आरंभ ने नेत्रा को जवाब दिया, आपके भैयू उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नेत्रा ने अपनी प्यारी सी नीली आंखों को सिकुड़ते हुए पूछा, उनका जिम? आरंभ ने हाँ में जवाब दिया और नेत्रा बोली, और बड़े भैया? अब आरंभ अपनी थोड़ी सी डरी हुई आवाज में बोला, उनका नहीं पता खरगोश, और सुबह सुबह उनके रूम में जाकर मुझे उनसे गाली नहीं खानी। आरंभ की इस बात पर नेत्रा उन दोनों की तरफ देखकर बोली, मैं जाऊं क्या? आरंभ झट से अपनी गर्दन नामे हिलाकर बोला, नहीं। अब तो नेत्रा का मुंह बन गया और वो अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोली, क्यों? मुझे जाना है और मैं जा रही हूं। इसी के साथ वो बेड से नीचे उतरी और बिना अपनी स्लीपर पहने वैसे ही रूम से बाहर भागी और उसे भागता देखकर आरंभ बोला, खरगोश सुनो मत जाओ अंडस्को। नेत्रा तो रूम से बाहर जा चुकी थी और राजवीर आरंभ की तरफ देखकर बोला, जाने दे उसे। ये सुनकर आरंभ राजवीर की तरफ देखकर बोला, पर डैड अगर भाई अच्छे मूड में नहीं हुए और बच्ची को डांट दिया तो? आप भी जानते हो कि सुबह सुबह आद्यम भाई के रूम में जाना मतलब शेर की, वो भी जंगली और खूंखार शेर की गुफा में जाने जितना भयानक है। भगवान ना करे कि वो अपना गुस्सा खरगोश पर उतार दे। राजवीर आरंभ की बात सुनकर उसे समझाते हुए बोला, वो ऐसा नहीं करेगा आरू। आद्यम किसी के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करे या ना करे, पर उसकी जान के लिए जरूर करेगा। आरंभ को भी एक होप थी, जिसके चलते वो बोला, हाँ ये भी है। दूसरी तरफ नेत्रा अभी आद्यम के रूम के बाहर खड़ी थी, जिसका दरवाजा ब्लैक कलर का था और उस दरवाजे को देखकर ही कुछ भयानक सी वाइब आती थी। नेत्रा को डर तो लग रहा था, पर क्या करती? वो राजवीर और अर्थ की जिद्दी बेटी जो थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अपना सिर उस अधखुले दरवाजे से अंदर डालकर अंदर झांकने लगी। नेत्रा को रूम में आद्यम नहीं दिखा, जिस वजह से वो अपना मुंह बनाकर बोली, लगता है बड़े भैया रूम में नहीं है। नेत्रा अपना सिर बाहर निकालने ही वाली थी कि उसके कानों पर आद्यम की काफी भयानक आवाज पड़ी, जो उसकी बालकनी से आ रही थी। हाँ, उसे इतना मारो कि वो अपने मुंह से सच उगलने पर मजबूर हो जाए। जैसे ही नेत्रा ने ये आवाज सुनी, वो कंफ्यूज होकर अपने आप से ही बोली, ये किसे मारने की बात कर रहे हैं? नेत्रा चुपचाप से अंदर आई और वो इतनी स्लिम थी कि उसे पूरा दरवाजा भी नहीं खोलना पड़ा। पूरा दरवाजा खोले बिना ही वो अंदर आई और उसने चुपचाप से दरवाजा बंद कर दिया बिना आवाज करे। आद्यम बालकनी में शर्टलेस खड़ा था, उसने सिर्फ शॉर्ट पहन रखा था और उसके हाथ में फोन था जिस पर वो बातें कर रहा था। उसकी पीठ अभी नेत्रा की तरफ थी। नेत्रा ने अभी उसकी स्लीपर तक नहीं पहनी थी, जिस वजह से उसकी कोई आवाज नहीं आई, पर वो अब धीरे धीरे आद्यम की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले नेत्रा आद्यम के पास आती, उसने आद्यम के मुंह से सुना, हाँ, उसके हाथ पैर काट दो, फिर उस पर सॉल्ट वाला उबलता हुआ पानी डालो। जैसे ही नेत्रा ने ये सुना, वो इतना डर गई कि उसका हाथ उसके पास मौजूद टेबल पर लगा और वहां पर मौजूद गाड़ी की चाबी नीचे गिरी, जिस वजह से आवाज हुई और आद्यम अलर्ट होकर बिना पीछे मुड़े ही चिल्लाया, कौन है? आद्यम की इतनी भयानक आवाज सुनकर नेत्रा और डर गई। नेत्रा अपनी डरी हुई आवाज में ही बोली, मैं हूं। जैसे ही आद्यम के कान पर नेत्रा की आवाज पड़ी, उसने पीछे मुड़कर डरी हुई नेत्रा को देखा और फोन पर अपनी प्लेन आवाज में बोला, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं, पर जो मैंने कहा वो हो जाना चाहिए। आद्यम ने फोन कट किया और बालकनी में पीछे की तरफ हल्का सा लीन होकर बोला, जान इधर आइए। नेत्रा आद्यम की तरफ आई और अपने हाथों को उसने आद्यम की कमर पर लपेट दिया, जिसके बाद आद्यम नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, आप मॉर्निंग में मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ये सवाल सुनकर ही नेत्रा का चेहरा उतर गया और वो नीचे देखकर बोली, सॉरी। जब आद्यम ने नेत्रा का सॉरी सुना, उसकी भौहें तन गई और वो अपनी उंगलियों से नेत्रा के चेहरे को ऊपर उठाकर बोला,
अरे सॉरी क्यों जान, मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए। मैं आपको यहाँ आने से मना नहीं कर रहा। आप कभी भी यहाँ आ सकते हो, ये रूम आपका ही है और आप इतना डर क्यों रहे हो? नेत्रा अध्यम की तरफ देखकर बोली, आप अभी किससे बात कर रहे थे? नेत्रा के इस सवाल से अध्यम कुछ पलों के लिए उसकी तरफ ही देखने लगा और फिर अपनी हल्की सी प्लेन आवाज में बोला, वो एक बुरे अंकल है, उन्हें पनिश करना है तो बस यही बता रहा था। नेत्रा अपनी मासूमियत भरी आवाज में बोली, पर ऐसे पनिशमेंट मत दो। अध्यम उस बात को ज्यादा ना खिंचकर उसे टालते हुए बोला, अच्छा ठीक है, आप कॉफी पियोगे? नेत्रा अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, मैंने ब्रश नहीं किया। नेत्रा की बात सुनकर अध्यम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और वो बोला, चलो पहले वो करके आते हैं फिर पिएंगे, ओके? नेत्रा अपनी आंखों को ब्लिंक करके बोली, हाँ, पर आपके पास एक्स्ट्रा है? अध्यम नेत्रा की बटन नोच को पिंच करके बोला, यस जान। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और अध्यम नेत्रा के साथ रूम में आकर नेत्रा से बोला, आप 1 मिनट रुको। अध्यम की बात सुनकर नेत्रा कंफ्यूज हुई। वही अध्यम रूम से बाहर कॉरिडोर में आया और उसने देखा वहां नीचे एक मेड खड़ी काम कर रही थी। अध्यम वहीं से अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, रिमा मेरे रूम से ब्लैक कॉफी लेकर जाओ और नॉर्मल कॉफी ले आओ इन 5 मिनट्स। अध्यम का ऑर्डर मिलते ही उसने अपना सिर हिलाया और अध्यम रूम में वापस आकर नेत्रा से बोला, अभी चलिए। कुछ घंटे बाद हॉस्पिटल में इस वक्त रुद्रांश उसके कैबिन में बैठा था और कुछ फाइल पढ़ रहा था, शायद वो किसी पेशेंट की रिपोर्ट थी। तभी उसके कैबिन के दरवाजे पर नॉक हुई और रुद्रांश अपनी सर्द आवाज में बोला, कम इन। एक जूनियर डॉक्टर अंदर आई और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बोली, अंश सर। रुद्रांश बिना उसकी तरफ देखे अपनी वही प्लेन आवाज में बोला, हम। वो रुद्रांश की तरफ एक ब्लू कलर की फाइल बढ़ाते हुए बोली, ये कनिष्का वालिया की फाइल जो आपने मंगाई थी। रुद्रांश फिर अपनी वही अकड़ती हुई आवाज में बोला, रख दो। उस डॉक्टर ने वो फाइल रखी और फिर रुद्रांश के आगे खड़ी हो गई। जब रुद्रांश को अपने ऊपर उस डॉक्टर की नजरें महसूस हुई, उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद की और फिर उस डॉक्टर की तरफ देखकर अपनी व्यंग भरी आवाज में बोला, क्या हुआ, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? ये सुनकर उसने डर की वजह से झट से अपना सिर ना में हिलाया, जिसे देखकर रुद्रांश उस पर चिल्लाकर बोला, तो जाओ और अपने पेशेंट्स देखो, मुझे नहीं, ब्लडी इडियट। रुद्रांश की डांट सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई और वो वहां से चली गई। रुद्रांश ने उसके आगे रखी फाइल की तरफ देखा और उसे उठाकर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी उसे पढ़ने लगा। उस फाइल को पढ़ने के बाद रुद्रांश अपनी चेयर पर पीछे की साइड लीन होकर बोला, कनिष्का वालिया, इसका कोई रिलेशन है क्या अध्यम के साथ? क्योंकि इस लड़की के लिए उसने मुझे पर्सनली कहा एंड इट्स नॉट कॉमन। वैसे अगर कुछ है तो मुझे पता चल जाएगा, पर पहले लेट मी चेक कि ये कनिष्का वालिया कौन है। रुद्रांश वहां से उठा और अपने कैबिन के बाहर निकलकर सीधे सेकंड फ्लोर पर आया, जहां कनिष्का का रूम था। उस फ्लोर पर बहुत से रूम थे और वहां पर भी पेशेंट्स का उनके रिलेटिव्स के साथ और हॉस्पिटल स्टाफ का आना जाना लगा हुआ था। रुद्रांश कभी उसका डॉक्टर वाला व्हाइट कोट, एप्रन नहीं पहनता था, वो बस अपने फॉर्मल 3 पीस सूट में ही रहता था। काम के वक्त रुद्रांश का ब्लेजर उसकी चेयर पर और उसके शर्ट की स्लीव्स हमेशा उसकी कोहनी तक मुड़ी हुई रहती थी, जिस वजह से वहां का जितना भी फीमेल स्टाफ सिद्धि को छोड़कर था वो रुद्रांश पर मरता था, पर वो उन्हें देखना तो दूर, उनसे कभी सीधे मुंह बात तक करे तो बहुत बड़ी बात हो जाती। अब आगे रुद्रांश उस रूम में आया जहां कनिष्का थी और वहां अभी एक नर्स भी मौजूद थी जो उसका बीपी चेक कर रही थी। जैसे ही रुद्रांश वहां आया, उन दोनों की ही नजरें उस पर पड़ी और वो नर्स अपना सिर झुकाकर बोली, डॉक्टर अंश। रुद्रांश ने उस नर्स से कुछ नहीं कहा, उसने मशीन की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में बोला, बीपी नॉर्मल है। रुद्रांश ने कनिष्का की तरफ देखा, जो अभी उसकी तरफ ही देख रही थी, पर जैसे ही रुद्रांश की नजर उस पर पड़ी, उसने झट से अपनी नजरें नीचे झुका ली। रुद्रांश ने अपनी ठंडी आवाज में कनिष्का से पूछा, हाउ आर यू मिस वालिया? कनिष्का रुद्रांश को अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, मैं ठीक हूँ डॉक्टर। रुद्रांश अपनी गहरी आंखों से कनिष्का की तरफ देखकर बोला, उस फाइल में तुम्हारी एज नहीं थी, तुम्हारी एज क्या है? इस पर कनिष्का ने रुद्रांश के सवाल का जवाब दिया, 19 ईयर्स। ये सुनकर रुद्रांश अपने मन में बोला, ओह, मतलब ये मेरे बेटू से 1 साल बड़ी है। रुद्रांश वहां खड़ी नर्स से बोला, शी इज ओके नाउ, कल तक इसे डिस्चार्ज कर देना। वो नर्स कुछ बोलने ही वाली थी, पर रुद्रांश का फोन बजने लगा, जिस वजह से रुद्रांश ने उसे रुकने का इशारा करते हुए अपना हाथ दिखा दिया।
जब रुद्रांश ने उसके फोन पर कॉलर आईडी देखी, उसके होठों पर दबी हुई मुस्कान आई और वो फोन रिसीव करते हुए अपनी सबसे सॉफ्ट आवाज में बोला, हेलो मेरी जान, बोलिए। दूसरी तरफ से नेत्रा उसके टैडी के नाक को पिंच करके फोन पर रुद्रांश से बोली, मॉन्स्टर आप कब आ रहे हो? नेत्रा के इस सवाल से रुद्रांश को खुलकर स्माइल करने की इच्छा हो रही थी, पर वो ये नहीं करना चाहता था। वही जब कनिष्का ने रुद्रांश की इतनी सॉफ्ट आवाज सुनी, वो रुद्रांश को देखते ही रह गई और उस नस को हल्का सा अंदाजा लगा था कि वो किससे बात कर रहा होगा, क्योंकि 2 महीने पहले नेत्रा हॉस्पिटल में थी और तब पूरे हॉस्पिटल ने रुद्रांश की नेत्रा के लिए परवाह और पजेसिवनेस देखी थी। रुद्रांश उन दोनों पर बिना ध्यान दिए नेत्रा से बोला, क्यों? आप मुझे इतना मिस कर रहे हो बेटू? जब उस नज ने रुद्रांश के मुंह से बेटू सुना, उसका शक यकीन में बदल गया। तो वही कनिष्का अपने मन में सोचने लगी, कौन है वो जिससे ये इतने प्यार से बात कर रहे हैं? अभी कुछ सेकंड्स पहले मुझसे इतना रुडली बात कर रहे थे। अभी कनिष्का का मुंह बन चुका था, तो दूसरी तरफ नेत्रा उसके टैडी को लेकर अपने पेट के बल बेड पर लेटते हुए बोली, मॉन्स्टर आप मेरी आइसक्रीम लेकर आओगे ना? ये सुनते ही रुद्रांश की भौहें तन गई और वो नेत्रा से बोला, ओह नाउ आई गेट इट, आपको आइसक्रीम चाहिए। नेत्रा मुस्कुराते हुए बोली, हम। इस पर रुद्रांश नेत्रा से बोला, लगता है आपको आपके डैड से डांट खानी है। वैसे हैं कहाँ वो? सुबह से मैं कॉल कर रहा हूँ उसे, वो फोन नहीं उठा रहा। इस सवाल से नेत्रा का खिला हुआ चेहरा उतर सा गया और उसने रुद्रांश को बताया, डैड कल नाइट में ही बाहर चले गए थे और अब तक नहीं आए। अब रुद्रांश की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपनी सीरियस आवाज में नेत्रा से पूछा, नाइट में? फिर आप किसके पास सोए थे? क्योंकि वो आपको अकेले तो नहीं सोने देगा। नेत्रा रुद्रांश की चिंता को दूर करते हुए बोली, मम्मा, डैडा। रुद्रांश अपना सिर हिलाकर बोला, अच्छा अंडरस्को। वो अपनी बात पूरी करने ही वाला था, पर तभी वहां एक नज आई और रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, अंश सर, एक इमरजेंसी है। रुद्रांश ने उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाया और फोन पर नेत्रा से बोला, बेटू मैं आपको बाद में फ्री होकर कॉल करता हूँ, आप अपना ध्यान रखो एंड रेस्ट करो। नेत्रा अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, ओके मॉन्स्टर, बाय। जब रुद्रांश ने नेत्रा की उदासी भरी आवाज सुनी, उसे बुरा लगा, पर वो भी अभी हेल्पलेस था और नेत्रा को समझाकर बोला, आई एम सॉरी एंड लव यू, बाय बेबी। इसी के साथ रुद्रांश ने फोन रखा और नर्स की तरफ देखकर अपनी वही सर्द आवाज में बोला, इसके डिस्चार्ज पेपर बन जाए तब सिग्नेचर ले लेना मुझसे। उस नर्स ने अपना सिर हिलाकर जी सर में अपना जवाब दिया और रुद्रांश वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही कनिष्का ने उस नर्स से पूछा, क्या इनकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसे नेत्रा के बारे में पता था, पर यह बात बाहर वालों को बताने की परमिशन उन्हें नहीं थी। वो नर्स सच छुपाते हुए बोली, पता नहीं, और आपको इस सवाल का जवाब यहाँ कोई नहीं दे सकता, तो आप ये दोबारा पूछना भी मत, वरना पता नहीं अंश सर क्या करेंगे। आप आराम करो। इतना कहकर वो वहां से चली गई और कनिष्का ने भी अपनी आंखें बंद की। कनिष्का ने अपनी आंखें तो बंद की, पर उसकी आंखों के आगे बस अध्यम का ही चेहरा आने लगा, जिस वजह से उसने अपनी आंखें खोली और बोली, मुझे बार बार उनका चेहरा क्यों दिख रहा है? मैं जब भी अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, मेरे आगे बस उनका ही चेहरा आ रहा है, पर क्यों? वो मुझसे नफरत करते हैं और उन्होंने उस दिन ये भी दिखा दिया कि वो अपनी नफरत में क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। मुझे फिर से उनके आगे नहीं जाना और ना ही मैं उन्हें अपने आगे देखना चाहती हूँ। रायचंद विला अर्थ का रूम। नेत्रा अभी भी बेड पर अपने पेट के बल लेटी हुई थी कि तभी कियान अंदर आया और पीछे से नेत्रा का टॉप सीधे करके उसके पास बैठकर बोला, क्या हुआ और किससे बात कर रहे थे आप स्वीटहार्ट? इस पर नेत्रा कियान की गोद में अपना सिर रखकर उसके पेट में अपना चेहरा छिपाकर बोली, मॉन्स्टर से भैयो। कियान नेत्रा के बालों में अपनी उंगलियां घुमाकर बोला, अच्छा क्या बोले वो? नेत्रा उसकी तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं, उन्हें मुझसे बात करने भी नहीं दिया और उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा। जब कियान ने नेत्रा का उतरा हुआ चेहरा देखा, वो नेत्रा के माथे को चूमकर उसे समझाते हुए बोला, बेटा, उनका वक्त ही ऐसा है। नेत्रा ने उसकी बात समझते हुए अपना सिर हिलाया और कियान ने उससे पूछा, अच्छा, मैं आपको ये पूछने आया था कि आप चाची और आरू के साथ बाहर जाओगे? ये सुनते ही नेत्रा की आंखें चमकने लगी और उसने कियान से पूछा, बाहर कहाँ? नेत्रा की एक्साइटमेंट पर कियान हंसा और बोला, उन्हें कुछ काम है और मैं, चाचू और अध्यम भी घर में नहीं होंगे और अर्थ भाई भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? नेत्रा खुशी के मारे चहकते हुए बोली, मैं जाऊंगी मम्मा और भाई के साथ।
कियान नेत्रा की छोटी सी बॉडी को अपनी बाहों में भरकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, अच्छा तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप रेडी हो जाओ, मैं चाची को भेजूं आपकी हेल्प करने। नेत्रा अपना सिर ना में हिलाकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, नहीं भैयू, मैं कर लूंगी। कियान अपना सिर हिलाकर बोला, अच्छा स्वीट हार्ट। कियान ने नेत्रा के माथे को प्यार से चूम लिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही नेत्रा किसी छोटे से शरारती बच्चे की तरह बेड पर उछलकर खुश होते हुए बोली, येस, मैं भाई और मम्मा के साथ बाहर जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। यहाँ नेत्रा फटाफट रेडी होने लगी। वही कियान नीचे आया जहां वो चारों, राजवीर, महिमा, अध्यम और आरंभ, बैठे थे। कियान को वहां देखकर महिमा ने कियान से पूछा, क्या बोली प्रिंसेस क्यू, वो आ रही है? कियान अध्यम के पास बैठकर बोला, चाची वो तो सुपर एक्साइटेड है आप दोनों के साथ बाहर जाने के लिए। मैंने उसे बोल दिया है, वो रेडी होकर नीचे आ जाएगी। कियान की बात सुनकर जहां महिमा और आरंभ ने अपना सिर हिलाया, वही राजवीर उनकी तरफ देखकर बोला, अरे वाह, मतलब आज आप तीनों की तो ऐश ही है। आरंभ राजवीर को अपनी डेविल स्माइल देकर बोला, और नहीं तो क्या डैड? अचानक से उसके फेस एक्सप्रेशन बदले और वो राजवीर को चिढ़ाते हुए बोला, अरे पर आप नहीं जा सकते, सो सैड। ये सुनते ही जहां राजवीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वही वो सब हंसने लगे। राजवीर आरंभ का कान पकड़कर उसे मरोते हुए बोला, उल्लू के बच्चे, मुझे चिढ़ा रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे? अब तो अध्यम भी राजवीर की टांग खिंचाई करने के मूड में आते हुए बोला, डैड ये क्या हुआ? राजवीर ने आरंभ का कान छोड़ा, जो अब तक लाल हो चुका था, और आरंभ अपने लाल पड़े हुए बेचारे कान को सहलाकर राजवीर को घूरते हुए बोला, निर्दयी मनुष्य। राजवीर ने आरंभ की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और अध्यम से बोला, क्या अध्यम? अब अध्यम अपने डैड की टांग खिंचकर बोला, आपने खुद अपने मुंह से खुद को उल्लू बोला, हमें पता था कि आप इंसान हो, पर उल्लू कब बन गए? इसी के साथ अध्यम ने आरंभ को हाई फाइव दिया और राजवीर को छोड़कर वो तीनों भाई और महिमा अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। राजवीर बच्चों की तरह अपना मुंह फुलाकर महिमा से बोला, माही मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किसी दिन मैं तुम्हारे इन बिगड़े हुए नवाबजादों की बैंड बजा दूंगा। जब देखो तब अपने बाप को चिढ़ाते रहते हैं कमीने। राजवीर की इस बात पर आरंभ उसे अपनी भोली सी शक्ल दिखाकर बोला, डैड हमने ये कमीनापन सिर्फ आपसे ही सीखा है, क्यों भाई? कियान और अध्यम। अब तो उन दोनों ने भी अपना सिरहा में हिलाया, जिसे देखकर महिमा फिर अपना पेट पकड़कर हंसने लगी और राजवीर से बोली, अब बोलो वीर, अब क्या कहोगे? राजवीर उन लोगों से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोला, तुम रखो अपने बेटों को अपने पास, मैं मेरी प्रिंसेस को रखूंगा। इस पर अध्यम अपने डैड को ही घूरते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, आपकी प्रिंसेस हम भाइयों का हॉट है मिस्टर फादर। वैसे अध्यम की ये बात सुनकर महिमा के साथ राजवीर भी दिल से काफी खुश था, पर वो फिर से अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर अध्यम से बोला, अब अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुझे ऐसे केस में अंदर करवा दूंगा कि दुनिया का कोई भी लॉयर तुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा। इस पर अध्यम एटीट्यूड के साथ अपना कंधा झटक कर बोला, डोंट वरी डैड, लॉयर अपने पास ही है, अपना आरू। आरंभ अपने बड़े भाई को सपोर्ट करते हुए बोला, हाँ भाई आप टेंशन मत लो, मैं चुटकियों में निकाल लूंगा आपको बाहर। अब राजवीर आरंभ को घूरते हुए बोला, अच्छा फिर मैं तुझे इतना मारूंगा कि अंडरस्को। एकदम से कियान बीच में कूदते हुए बोला, चाचू उसके लिए भी अपने पास वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, रुद्र और अर्थ भाई। आप आरू को तोड़ोगे तो वो जोड़ देंगे। कियान की बात सुनकर जहां राजवीर की आंखें छोटी छोटी और महिमा की आंखें बड़ी हो गई, वही वो दोनों भाई अभी राजवीर को अपनी शैतानी मुस्कान दे रहे थे। राजवीर उन्हें देखकर अपना माथा पीटकर बोला, हे भगवान ये क्या नमूनी औलादे दी हैं आपने मुझे, सब एक से बढ़कर एक है। मैंने पिछले जन्म में किसका कुत्ता चुराया था? राजवीर की बात सुनकर वो चारों उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो खुद कोई पागल इंसान हो। वही महिमा ने अपना गंदा सा मुंह बनाकर राजवीर से पूछा, कुत्ता? सीरियसली वीर, तुमको चुराने के लिए कुछ मिला नहीं जो कुत्ता ही चुरा लिया? राजवीर ने उसके पास बैठी महिमा को उसकी कमर से पकड़ा और उसे अपने पास खिंचकर बोला, चुराया तो है जान, मैंने तुम्हारा दिल चुराया है और इसीलिए आज तुम यहाँ मेरे घर में मेरे दिल में बैठी हो मेरे बच्चों की माँ बनकर। ये सुनकर जहां वो तीनों भाई राजवीर को अपनी 23 माइल दे रहे थे, वही महिमा राजवीर के कंधे पर मारते हुए बोली, बेशर्म आदमी कभी तो शर्म कर लिया करो, इतने बड़े बेटे हैं और उनका घर बसाने का छोड़कर तुम्हें अपनी ही पड़ी रहती है।
महिमा की डांट सुनकर राजवीर का मुंह बन गया और वो बोला, हाँ तो ये क्या दूध पीते बच्चे हैं जो इन्हें सब समझाओ। समझाने का टाइम तो अभी मेरी प्रिंसेस का है। हाय मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी क्यूट है। पहले तो राजवीर की बातों से उन तीनों का मुंह बन गया, पर जब राजवीर ने नेत्रा का जिक्र किया उनके चेहरे पर मुस्कान आई और अध्यम अपना सिर हिलाकर बोला, मैं भी डैड की इस बात से अग्री हूं। कियान और आरंभ भी सहमत होकर साथ में बोले, और हम भी। वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें पीछे से मीठी सी आवाज आई, क्या बातें हो रही हैं यहां मेरे बिना। जैसे ही उन्होंने वो आवाज सुनी उनका ध्यान नेत्रा की तरफ गया, जो अभी वहां खड़ी थी। उसने ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप पहना था जिसमें स्ट्रैप थी और उसके साथ में ब्लैक स्कर्ट भी थी। नेत्रा के बाल खुले हुए थे, पर उसके हाथ में अभी हेयर ब्रश और रबर बैंड था। जब राजवीर ने नेत्रा की बात सुनी, वो नेत्रा की तरफ देखकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोला, अरे हमारी इतनी हिम्मत कि हम आपके बिना कोई बात करें। वैसे भी हमारी बात आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होती है प्रिंसेस। नेत्रा अपने डैडा को बड़ी सी स्माइल देकर बोली, फिर ठीक है। महिमा नेत्रा की तरफ देखकर बोली, अच्छा आप रेडी हो बेबी। इस पर नेत्रा ने अपना क्यूट सा मुंह बनाया और बोली, हाँ मम्मा, पर मैंने बाल नहीं बनाए। मुझे पोनी बनानी है और मेरे हाथ में लगी है, तो क्या आप बना दोगे। महिमा अपनी जगह पर से उठने ही वाली थी, पर राजवीर वहां से उठते हुए नेत्रा से बोला, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है बेटा। आपकी मम्मा पक्का बना देगी, पर कल, अभी तो मैं बना दूंगा। राजवीर की ये बात सुनते ही नेत्रा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने राजवीर से पूछा, डैडा आपको आता है। इस पर राजवीर के बदले अद्यम ने नेत्रा को जवाब दिया, जान, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो राजवीर रायचंद को ना आती हो। डैड और अर्थ भाई मल्टी टैलेंटेड है, इवन रुद्र भाई भी। वैसे अपने बेटे के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राजवीर हवा में उड़ने लगा था और वैसे भी घमंड तो उसमें पैदाइशी था। राजवीर ने धीरे से नेत्रा का हाथ पकड़ा और बोला, आओ, मैं आपको एक प्यारी सी हेयर स्टाइल बनाकर देता हूँ। नेत्रा ने बस अपना सिर हिलाया और राजवीर ने उसे सिंगल सीटर सोफे पर बिठाया और उसके हाथ से हेयर ब्रश लेकर खुद उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। राजवीर बहुत धीरे से और प्यार से नेत्रा के बाल बना रहा था और वो सब उन दोनों बाप बेटी को ही देख रहे थे। नेत्रा उसके हाथ में मौजूद रबर बैंड के साथ खेलते हुए राजवीर से बोली, डैडा, आपको और क्या क्या आता है। आपको कुकिंग आती है। अब वो सब राजवीर की तरफ देखने लगे, जिसका ध्यान नेत्रा के बाल बनाने में था। राजवीर को पता था कि वो सब उसे ही देख रहे हैं, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नेत्रा को उसके सवाल का जवाब देकर बोला, हाँ, मुझे कुकिंग आती है, पर मैं करता नहीं। नेत्रा की अचानक से भौहें तन गई और वो अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, पर क्यों। अगर मुझे कभी आपके हाथ से बना हुआ कुछ खाने का मन हो तो आप नहीं बनाओगे मेरे लिए। उसके इस सवाल पर राजवीर के होठों पर छोटी सी स्माइल आई और वो पीछे से ही नेत्रा के बालों पर किस करके बोला, आपके लिए मैं कुछ भी करूं। ये कुकिंग क्या है बेटा, आपके लिए पक्का बना दूंगा। आप बस मुझे बताना कि आपको कब क्या खाना है। नेत्रा ने धीरे से ऊपर की तरफ देखा और राजवीर को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, ओके डैडा। कुछ देर बाद राजवीर ने नेत्रा की हेयर स्टाइल बना दी, जिसे देखकर महिमा राजवीर से इम्प्रेस होकर बोली, अरे वाह वीर, नॉट बैड। अब तो अद्यम खुद भी अपनी माँ की बात से सहमत होकर बोला, हाँ डैड, ये हेयर स्टाइल हमारी जान पर बहुत अच्छी लग रही है। जब राजवीर नेत्रा के आगे आया, नेत्रा ने बैठे हुए ही उसे हग किया और बोली, थैंक यू डैडा। राजवीर ने नेत्रा के माथे को चूम लिया और महिमा नेत्रा और आरंभ की तरफ देखकर बोली, अच्छा अभी लेट हो रहा है हमें, तो चलो। नेत्रा ने राजवीर, कियान और अद्यम की तरफ इशारा करते हुए महिमा से पूछा, क्या ये तीनों भी हमारे साथ चल रहे हैं मम्मा। राजवीर नेत्रा के सवाल का जवाब देकर बोला, नहीं प्रिंसेस, हम नहीं जा रहे हैं, आप मम्मा और आरू के साथ जा रही हो। नेत्रा ने अपना सिर तो हिला दिया पर फिर अपनी नाक सिकुड़कर बोली, पर हम जा कहाँ रहे हैं। उसके एक्सप्रेशन देखकर उन सभी को हंसी आई और आरंभ नेत्रा से बोला, सबसे पहले मॉल चलेंगे और फिर वहां से मम्मा के फैशन हाउस। जैसे ही नेत्रा ने आरंभ की बात सुनी, वो खुशी से चहकते हुए बोली, येस, चलो चलो जल्दी, मुझे सिर्फ आप बाहर लेकर चलो। महिमा नेत्रा का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ जा रहे हैं बेटा। महिमा ने राजवीर की तरफ देखा और अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, वीर तुम अर्थ को फोन ट्राई करो, ये लड़का किसी के फोन नहीं उठा रहा, मुझे डर लगता है।
महिमा की इस बात ने तो नेत्रा को भी डरा दिया और उसकी बाहर जाने की सारी एक्साइटमेंट जैसे गायब ही हो गई। महिमा की चिंता को समझते हुए राजवीर ने महिमा का हाथ पकड़ा और उसे समझाने लगा, माही तुम उसकी चिंता मत करो, और वैसे भी वो अभी हमारा 2 साल का छोटा सा अर्थ नहीं है जो अपने मम्मा और डैड की उंगली पकड़ कर चलता था। ही इज माफिया किंग और वो खुद इतना पावरफुल है कि 100 लोगों को अकेले हैंडल कर सकता है। मैंने मेरे उन और इन तीनों बेटों को भी कमजोर नहीं बनाया, तो टेंशन मत लो। उसकी बात से महिमा तो रिलैक्स हुई, पर नेत्रा को डर लग रहा था। महिमा नेत्रा की तरफ देखकर बोली, आप चलो बेबी। नेत्रा महिमा को देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, डैड। महिमा नेत्रा के गालों को अपने हाथों में थामकर बोली, हम उसे फोन करते रहेंगे, ओके। उसने बस अपनी गर्दन हिलाई और वो वहां से निकल गए। दूसरी तरफ हाई रेड क्लब, यहाँ राका वीआईपी सेक्शन में एक लड़की को अपनी गोद में लिए बैठा था और उसके जिस्म से खेल रहा था। उसके आगे टेबल पर शराब की बोतलें और खाली ग्लास रखा था। अचानक से वहां राका का एक आदमी आया और बोला, बॉस मुझे कुछ न्यूज मिली है। राका ने उस लड़की को अपनी हवस भरी नजरों से देखकर ही अपने आदमी से पूछा, कैसी न्यूज? वो आदमी तोते की तरह अपना मुंह खोलकर बोला, यही कि एक्स माफिया क्वीन महिमा रायचंद उनके छोटे बेटे और बेटी के साथ फीनिक्स मॉल में जाने वाली है। जैसे ही राका ने उसकी बात सुनी, उसने उस लड़की को वहां से जाने का इशारा किया और फिर उस आदमी की तरफ देखकर बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत अच्छा मौका है उस लड़की को उसकी माँ और भाई से अलग करके अपने पास रखने का। इस पर उसके आदमी ने उससे पूछा, पर बॉस ये कैसे हो पाएगा? राका ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? वो राका को पूरी बात बताकर बोला, उनके साथ आरंभ रायचंद है और वो खुद उनके बड़े भाई की बराबरी करते हैं, हम उन्हें कैसे हैंडल करेंगे? आरंभ का नाम सुनते ही राका के हाव भाव बदले और वो अपनी तेज स्माइल के साथ बोला, वो अकेला लड़का क्या कर लेगा? वैसे भी हमारे इतने आदमियों से निपटना कोई आम खाने जितना आसान नहीं है। वो बेचारा अभी राका को अजीब सी नजरों से देखने लगा और बोला, तो फिर अंडरस्को। राका अपनी जगह पर से उठकर बोला, फिर क्या? आज ही उस लड़की को वहां से गायब करना है, चलो लगो काम पर। उस आदमी ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से निकल गया। उसके पीछे राका भी था। अर्थ के फार्म हाउस में अर्थ अभी उसके पेट के बल सोया था और कमरे की हालत ही बता रही थी कि रूम में बहुत कुछ कारनामे हुए हैं। अर्थ उसके पेट के बल सोया तो था, पर वो अचानक से कसमसाने लगा और पलटकर सीधे सोया, पर अभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। उसके माथे पर पसीना भी आ रहा था। जहां अर्थ नींद में कसमसा रहा था, वही रूम के वॉशरूम का दरवाजा खुला और सिद्धि बाथरोब पहनकर बाहर आई। जैसे ही उसने रूम में पैर रखा, अर्थ अपनी नींद से हड़बड़ाते हुए उठा। नहीं। जब सिद्धि ने अर्थ को एकदम से नींद से उठते हुए देखा, वो भागते हुए अर्थ के पास आई और अर्थ के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, अर्थ क्या हुआ? आप ऐसे चीखे क्यों और ये इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? अर्थ अपनी डरी हुई आवाज में बोला, कुछ होने वाला है सिद्धि। ये सुनकर सिद्धि भी थोड़ी डर गई और उसने अर्थ से पूछा, क्या होने वाला है अर्थ? अर्थ अपने हाथों से अपने चेहरे पर जमा हुआ पसीना साफ करते हुए बोला, कुछ बुरा होने वाला है। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला है। इतना कहकर अर्थ वहां से उठकर वॉशरूम में गया और सिद्धि अपनी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, ये किस बारे में बात कर रहे थे और इन्हें मैंने कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। भगवान जी, प्लीज सब कुछ ठीक कर देना। मॉल में आरंभ नेत्रा और महिमा के साथ मॉल आया। महिमा ने नेत्रा का हाथ पकड़ा था और आरंभ भी उनके साथ ही था। नेत्रा मॉल में इधर उधर देख रही थी, क्योंकि उसे वहां जो भीड़ दिख रही थी उससे वो डर रही थी और इसी वजह से वो महिमा से चिपक गई। जब महिमा और आरंभ ने ये सब नोटिस किया, तब महिमा ने अपने हाथों को नेत्रा की बैक पर रखा और उसे अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर चूमते हुए बोली, आप डर क्यों रहे हो बेबी? मैं और आरू है ना आपके साथ? नेत्रा ने बस अपना सिर हिलाया और महिमा आरंभ की तरफ देखकर बोली, आरू सबसे पहले मुझे प्रिंसेस के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो तुम चल रहे हो हमारे साथ? आरंभ अपना सिर हाँ में हिलाकर बोला, हाँ माँ। महिमा ने अपना सिर हिलाया और बोली, ठीक है। वो तीनों एस्केलेटर की तरफ बढ़े और वहां से सीधे 3rd फ्लोर पर आए। वैसे वो मॉल काफी ज्यादा बड़ा था और वहां एस्केलेटर के अलावा नॉर्मल सीढ़ियां भी थी, जो बहुत कम लोग यूज करते थे। अभी वो तीनों नॉर्मल सीढ़ी वाला सेक्शन क्रॉस करके आगे बढ़ने ही वाले थे कि उन्हें पीछे से आवाज आई, इतनी भी क्या जल्दी है शॉपिंग की मिसेज रायचंद? जैसे ही उन तीनों ने ये आवाज सुनी,
वो पीछे की तरफ मुड़े और उन्होंने राका को वहां देखा, जो अपने आदमियों के साथ वहां खड़ा था। महिमा और आरंभ उसे देखते ही पहचान गए, पर नेत्रा बस उसे देख रही थी, क्योंकि वो उसे पहचानती नहीं थी। महिमा अपनी तेज नजरों से उसे देखकर बोली, राका। इस पर राका भी अपना सिर हिलाकर उसे अपनी तेज स्माइल देते हुए बोला, हाँ मैं वही हूँ। वो अभी महिमा और नेत्रा दोनों को ही अपनी गंदी नजरों से देख रहा था, और जब महिमा ने राका की नजरों को नेत्रा पर महसूस किया, उसने नेत्रा को अपनी बाहों में छिपाया और आरंभ खुद भी महिमा के आगे आकर खड़ा हुआ, जिस वजह से राका की महिमा पर पड़ रही नजर अभी आरंभ ने ब्लॉक कर दी। आरंभ उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की और गार्ड्स अंडर्सको। अचानक से राका हंसने लगा और आरंभ को अपनी शैतानी मुस्कान देकर बोला, कोई नहीं है, उन सबको मेरे आदमियों ने कब का मार दिया। उसकी ये बात उन तीनों के लिए शौकन ही थी, पर आरंभ अपनी डेविल स्माइल उसे देकर बोला, वैसे मुझे इन्हें तुझसे बचाने के लिए गार्ड्स की जरूरत नहीं है। राका भी उसे देखकर बोला, वो तो पता चल ही जाएगा। राका अपने आदमियों को कुछ इशारा करने लगा और अचानक से उसका एक आदमी आरंभ के पीछे से आया और उसके सिर पर हमला करने ही वाला था, पर आरंभ ने बिना पीछे देखे ही उसे पीछे एक लात मारी, जो सीधे उसके सेंसिटिव पार्ट पर लगी और वो तड़प उठा। आरंभ उसे मार गिराने के बाद राका की तरफ पलटकर उससे बोला, तुझे क्या लगा कि मैं बच्चा हूं? मैं अकेले ही अपनी बहन और मां की हिफाजत कर सकता हूं। राका आरंभ को घूरते हुए बोला, मैं वो भी देख लूंगा। इसी के साथ राका उनकी तरफ बढ़ने लगा और आरंभ ये देखकर महिमा से बोला, मां आप जान को लेकर यहां से निकलिए, मैं जरा इन लोगों से निपट कर आता हूं। महिमा ने तो अपना सिर हिलाया, पर नेत्रा अपना सिर नामे हिलाकर बोला, नहीं मैं भाई को यहां अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। नेत्रा की बात सुनकर आरंभ पीछे मुड़ा और नेत्रा के गालों को पकड़कर बोला, जान मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, पर अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, और डैड और भाई अर्थ को क्या बोलूंगा कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आरंभ ये बोल ही रहा था कि राका के एक आदमी ने चाकू निकाला और पीछे से आरंभ पर वार करने के लिए आगे आया। नेत्रा का ध्यान उस आदमी और उसके हाथ में मौजूद चाकू पर पड़ा, जिस वजह से वो डरी और चिल्लाई, भाई अंडर्सको। इतने में ही उसने आरंभ पर हमला तो किया, पर उसका हाथ आरंभ तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि महिमा ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। महिमा उसके हाथ में अपने तेज नाखून गड़ाते हुए बोली, तू उसे हाथ लगाएगा? उस बेचारा ने वो चाकू छोड़ दिया और चीखने लगा। नेत्रा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से महिमा को देखकर बोली, मम्मा। महिमा नेत्रा को देखकर बोली, आज आप आपकी मम्मा का नया रूप देखोगे बच्चा। इसी के साथ महिमा ने उस आदमी के चेहरे पर अपने नाखूनों से हमला किया और उसका पूरा चेहरा ही छिल दिया। महिमा माफिया डॉन की बीवी थी और उसे फाइटिंग स्किल आती थी। उसने ट्रेनिंग भी ले रखी थी, ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए किसी पर भी डिपेंड ना रहे। आज शायद महिमा की ये स्किल्स ही काम में आने वाली थी, फिर आरंभ भी तो था उसकी हिम्मत बढ़ाकर उसका साथ देने के लिए। वो दोनों माँ बेटे अभी राका के कुत्तों को तोड़ रहे थे और नेत्रा उनको पिटता हुआ देखकर खुद भी डर रही थी, क्योंकि वहां गन और चाकू दोनों का यूज हो रहा था। चाकू से नेत्रा को काफी डर भी लगता था और उसका पास्ट भी जुड़ा था, तो वो कांप रही थी। अचानक से नेत्रा की नजर राका पर पड़ी, जिसने महिमा पर बंदूक तानी थी और महिमा का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आरंभ भी वो नहीं देख पाया, क्योंकि वो दूसरे आदमियों से निपट रहा था। सिर्फ नेत्रा का ध्यान राका पर था, जो ट्रिगर पर अपनी उंगली रखने ही जा रहा था। उसे देखकर नेत्रा बुरी तरह से घबरा गई और बोली, ये अंडर्सको, ये मेरी मम्मा को मार देगा, मुझे कुछ करना होगा। नेत्रा के दिमाग ने भी काम करना बंद किया था और ऐसे में उसे जो सही लगा उसने किया। जैसे ही राका ने ट्रिगर दबाया, नेत्रा ने महिमा को पीछे की तरफ धक्का दिया, जिस वजह से राका का निशाना तो चूक गया, पर नेत्रा का महिमा को पीछे धक्का देने की वजह से महिमा का बैलेंस बिगड़ा और वैसे भी वो सीढ़ियों के पास ही थे, जिसकी वजह से महिमा सीढ़ियों से नीचे गिरी। महिमा को नीचे गिरता देखकर नेत्रा पूरी तरह से शॉक्ड हुई और चिल्लाई, मम्मा। आरंभ ने भी महिमा को देखा और वो भी चिल्लाया, माँ। जब आरंभ ने महिमा को सीढ़ियों से गिरते हुए देखा, वो नेत्रा पर चिल्लाते हुए बोला, नेत्रा ये क्या किया आपने? आप पागल हो गई हो क्या? नेत्रा डर के मारे अपना सिर नामे हिलाकर बोली, माँ अंडर्सको, मैंने नहीं किया भाई, वो मम्मा को अंडर्सको, वो मारने अंडर्सको। आरंभ नेत्रा पर भड़कते हुए बोला, चुप, आपने माँ को नीचे पुश किया। नेत्रा नामे अपना सिर हिलाने लगी। वही आरंभ भागते हुए नीचे महिमा के पास आया,
जो अभी बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से काफी खून बह रहा था। आरंभ ने महिमा का सिर अपनी गोद में लिया और उसके गालों को थपथपाकर बोला, माँ, आंखें खोलिए, माँ। नेत्रा भी भागते हुए नीचे आई। वही राका के चेहरे पर बड़ी गंदी सी स्माइल थी और वो वहां का पूरा सीन एंजॉय कर रहा था। नेत्रा अपने कांपते हुए हाथ को आरंभ के कंधे पर रखकर बोली, भाई अंडरस्को। अचानक से आरंभ ने नेत्रा के हाथ को अपने कंधे पर से झटका और अपनी बेहद ऊंची आवाज में बोला, जस्ट शट अप नेत्रा सेन। उसके मुंह से नेत्रा सेन सुनकर नेत्रा शॉक्ड हुई। वही राका अपने आदमियों से बोला, पकड़ो उसे। राका का एक आदमी नेत्रा के पास आया और उसने नेत्रा का हाथ पकड़ा। नेत्रा उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए आरंभ से बोली, भाई हेल्प भाई। पर आरंभ के ऊपर अभी उसके चीखने, चिल्लाने या रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो अभी पूरी तरह से पत्थर दिल बन चुका था, जिसके सीने में उस बच्ची के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। जब नेत्रा ने आरंभ को कुछ भी रिएक्ट करते हुए नहीं देखा, उसने खुद उस आदमी के हाथ को काटा, जिस वजह से वो आदमी नेत्रा का हाथ छोड़ते हुए चिल्लाया, आह। जैसे ही उस आदमी ने नेत्रा का हाथ छोड़ा, वो वहां से भाग निकली और उसे भागते हुए देखकर राका उस तरफ देखकर बोला, तू मुझसे नहीं बचेगी लड़की। राका अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ पकड़ो उसे। जहां वो सब और राका खुद भी नेत्रा के पीछे भागा, वही आरंभ महिमा की तरफ देखकर बोला, माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आरंभ ने महिमा को उठाया और मॉल से बाहर आया। दूसरी तरफ नेत्रा अभी अपनी जान बचाकर भाग रही थी और वो लोग नेत्रा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। उनमें से एक आदमी भागती हुई नेत्रा को देखकर बोला, ए लड़की रुक, तू हमसे बचकर नहीं जा पाएगी, रुक अंडरस्को। नेत्रा भागते भागते बुरी तरह से थक चुकी थी, पर वो फिर भी अपनी हिम्मत जुटाते हुए खुद से बोली, नहीं नहीं, मैं इनके हाथ लगी तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। नेत्रा, हिम्मत नहीं हारनी है, यू आर स्ट्रॉन्ग। नेत्रा भागते हुए काफी दूर आ गई थी और जिस रास्ते वो जा रही थी वो सुनसान था और काफी कम लोग वहां से आना जाना करते थे। अब नेत्रा को कहाँ इतना पता था कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। उसे तो मुंबई आए सिर्फ 2 महीने हुए थे और उस बेचारी को तो घर का पता भी ठीक से याद नहीं था। नेत्रा भाग ही रही थी और वो लोग भी उसके पीछे ही थे, पर उनके बीच में फासला था, जिस वजह से नेत्रा अब तक उनसे बच पाई थी। नेत्रा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जिस वजह से उसका ध्यान आगे नहीं था। अचानक से उसी रास्ते नेत्रा के आगे से एक ट्रक आया और ट्रक बहुत ज्यादा स्पीड में था। नेत्रा का ध्यान पीछे ही था, पर जैसे ही उसे आगे से गाड़ी की आवाज आई और जब उसने आगे देखा, तब तक वो ट्रक उसके बेहद करीब आ चुका था। इससे पहले नेत्रा अपने आप को बचा पाती, उस ट्रक ने नेत्रा को टक्कर मारी। आह! वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि नेत्रा किसी फुटबॉल की तरह उछली और सीधे सड़क के किनारे मौजूद झाड़ियों में जा गिरी। नेत्रा की पूरी बॉडी में एक तेज दर्द होने लगा। उसके शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था और उसका सिर तो मानो जैसे फट सा गया था। नेत्रा की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, पर उसमें भी उसे 2 लोगों के चेहरे दिखे और वो अपनी बेहद धीमी आवाज में बोली, ड अंडरस्को डैड अंडरस्को एम अंडरस्को मॉन्स्टर अंडरस्को। बस इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर दी और वहीं पड़ी रही। जब राका के आदमियों ने नेत्रा का एक्सीडेंट होते हुए देखा, वो खुद शॉक्ड हुए। तभी उनमें से एक के पास राका का फोन आया, जिसे उठाकर वो बोला, हेलो बॉस। इधर राका गुस्से से पागल होकर बोला, हाँ बोल, मिली वो लड़की? राका के आदमी ने उन झाड़ियों की तरफ देखकर राका को बताया, बॉस, उसका एक्सीडेंट हुआ है और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। मुझे तो डाउट है कि वो बचेगी भी कि नहीं। ये सुनते ही राका के होठों पर गंदी सी स्माइल आई और वो बोला, अगर ऐसी बात है तो छोड़, और वैसे भी उसे मारना ही था। इससे पहले कोई तुम लोगों को देखे वापस आ जाओ। उसने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और फोन रखकर अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, चलो। वो लोग वहां से चले गए और नेत्रा को जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी वो भी वहां से जा चुका था और वो बच्ची अभी झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी बॉडी के हर हिस्से से अभी भी खून बह रहा था और उसका सिर तो जैसे पूरा फट चुका था। वो झाड़ियों में पड़ी थी, जिस वजह से किसी का ध्यान उस पर नहीं पड़ा। कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से एक ब्लैक मर्सिडीज गुजरी और ठीक वही आकर वो गाड़ी रुकी। उस गाड़ी में एक कपल बैठा था, जो दिखने में 50 जोड़ ही था। जब उनकी गाड़ी एकदम से वहां रुकी, उस शख्स ने आगे ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ और यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? इस पर उसका ड्राइवर अपनी डरी हुई आवाज में बोला, पता नहीं सर, आपने आप ही गाड़ी रुक गई।
ये सुनते ही वो शख्स उस पर भड़कते हुए अपनी तेज आवाज में बोला, तो क्या अभी तुम हमें यही बताओगे या फिर नीचे उतर कर देखोगे भी कि क्या प्रॉब्लम है? ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा? उसको ऐसे चिढ़ते हुए देखकर उसकी वाइफ बोली, प्रताप तुम क्यों उस पर चिढ़ रहे हो? वो डरे हुए ड्राइवर से बोली, तुम जाकर देखो कि प्रॉब्लम क्या है। उस बेचारे ने झट से अपना सिर हिलाया और गाड़ी से बाहर उतरकर गाड़ी चेक करने लगा। वही वो औरत प्रताप की तरफ देखकर बोली, और तुम कूल डाउन, पता नहीं तुम तीनों का खून इतना गर्म क्यों है? बात बात पर गुस्सा हो जाते हो। काम डाउन मिस्टर। ये सुनकर वो फिर अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोला, व्हाट काम डाउन यार, तुम्हारे बेटों ने मेरा बीपी बढ़ा दिया है और तुम मुझे शांत रहने के लिए बोल रही हो। अब तो उसकी भी भौहें तन गई और वो अपने पति की तरफ देखकर बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रताप सिंह राजवंश, वो मुझसे ज्यादा आपकी औलादें हैं और उनका गुस्सा तुम्हारे जैसा एक्सट्रीम लेवल का है। प्रताप उससे कुछ कहने ही वाला था कि वो ड्राइवर प्रताप की तरफ देखकर बोला, सर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। अब तो प्रताप सच में गुस्से में पागल सा हो गया और ताव में आकर गाड़ी से नीचे उतरा। उसके पीछे उसकी वाइफ भी गाड़ी से बाहर आई और प्रताप उस ड्राइवर को अपनी तेज नजरों से घूरकर उस पर फटते हुए बोला, व्हाट, तुमने पहले पेट्रोल चेक नहीं करवाया था? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर उस बेचारे ने डर के मारे अपना सिर झुका दिया, जिसे देखकर वो अपनी सर्द आवाज में बोला, वाह, अभी हमें यही बीच रास्ते रोक दिया ना, तो अब तुम खुद भी यही रुको। प्रताप ने अपना फोन निकाला और उसमें कुछ करने के बाद किसी को उसने फोन मिलाया और जब आगे वाले शख्स ने उसका फोन उठाया, इधर से प्रताप बोला, हेलो, मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, मुझे यहाँ 10 मिनट में गाड़ी चाहिए। बस इतना कहकर उसने फोन रख दिया और उसका गुस्सा देखते हुए उसकी वाइफ बोली, प्रताप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, गाड़ी आ जाएगी ना? वो अपनी वाइफ की तरफ देखकर बोला, यू नो मी नव्या। नव्या अपनी आंखों को घुमाकर बोली, हाँ, और तभी तो कह रही हूं कि शांत हो जा अंडरस्को। वो इधर उधर देख ही रही थी कि उसकी नजर झाड़ियों की तरफ गई और वो बोली, वो क्या है? प्रताप ने कंफ्यूज होकर पूछा, कहाँ? नव्या झाड़ियों की तरफ अपनी उंगली दिखाकर बोली, वहां झाड़ियों में प्रताप। नव्या बिना समय गवाए वहां आई और प्रताप भी उसके पीछे आया। जैसे ही वो दोनों वहां आए, उनकी नजर खून से सनी हुई नेत्रा पर पड़ी और उसकी इतनी भयानक हालत देखकर नव्या की रूह कांप गई और वो शौक की वजह से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान। नव्या नेत्रा के पास आई और उसने नेत्रा का खून से लथपथ सिर अपनी गोद में लिया और उसके गालों को थपथपाकर बोली, बेटा, आंखें खोलो अंडरस्को, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? नेत्रा को कुछ भी रिस्पॉन्स ना करता देखकर और उसकी हालत पर ध्यान देते हुए प्रताप नव्या से बोला, नव्या, इसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा वरना ये बच्ची नहीं बच पाएगी। प्रताप की बात सुनकर नव्या अपना सिर नामे हिलाकर बोली, नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलो प्रताप, छोटी सी बच्ची है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहां एक आदमी आया और प्रताप की तरफ देखकर बोला, सर गाड़ी आ गई। जैसे ही प्रताप ने ये सुना उसने नेत्रा को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। नव्या भी उसके पीछे आई और गाड़ी में बैठने के बाद वो उस आदमी से बोला, जल्दी से हॉस्पिटल चलो, फास्ट। उसने अपना सिर हिलाया और गाड़ी को फुल स्पीड पर चलाकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकला। हॉस्पिटल में आरंभ महिमा को लेकर अंदर आया और जैसे ही वहां के स्टाफ ने महिमा को आरंभ की बाहों में देखा, वो पूरी तरह से शॉक्ड हुए। आरंभ उन लोगों की तरफ देखकर चिल्लाया, रुद्र भाई कहाँ है? इस पर एक सीनियर डॉक्टर ने आरंभ को बताया, वो ओटी में है। वो फिर से आरंभ से बोला, आप मैडम को स्ट्रेचर पर सुला दीजिए सर। आरंभ ने महिमा को स्ट्रेचर पर सुलाया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मां अंडरस्को। तभी दूसरा डॉक्टर आरंभ से बोला, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश अंडरस्को। अचानक से आरंभ उसका कॉलर पकड़कर बोला, कोशिश नहीं, मुझे मेरी मम्मा पूरी तरह से ठीक चाहिए वरना मैं यहां मौजूद सभी को जिंदा गाड़ दूंगा। इतना कहकर उसने उस डॉक्टर को पीछे धक्का दिया और वो अपना सिर हिलाकर दूसरी ओटी में चला गया जहां महिमा को लेकर गए थे। आरंभ वहां रखे चेयर पर बैठा और उसने अपने फोन में राजवीर का नंबर मिलाया। जब दूसरी तरफ से राजवीर ने आरंभ का फोन उठाया, आरंभ अपनी टूटी हुई आवाज में बोला, हेलो डैड अंडरस्को। आरंभ ने राजवीर को पूरी बात बताई और फोन रख दिया। कुछ देर बाद आरंभ वहां बैठा हुआ था और उसकी नजरें बस ओटी के बंद दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। तभी उसके कानों पर आवाज पड़ी, आरू अंडरस्को। आरंभ ने देखा वहां राजवीर के साथ अद्यम और कियान भी खड़े थे और वो काफी डरे हुए लग रहे थे।
जैसे ही आरंभ ने राजवीर को देखा, वो अपनी जगह पर से उठा और सीधे जाकर अपने डैड के सीने से लगकर रोने लगा। अब तक उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था, पर अभी शायद ये उससे नहीं हो रहा था और वो राजवीर की बाहों में रोते हुए बोला, डैड, माँ। राजवीर आरंभ की बैक को रब करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उसे, माँ ही कमजोर नहीं है, कुछ नहीं होगा। वैसे तो राजवीर खुद भी काफी डरा हुआ था, पर उसे अपने बच्चों को संभालना था, उनके लिए मजबूत रहना था। अद्यम इधर उधर देखकर नेत्रा को ढूंढने लगा, पर जब उसे नेत्रा कहीं नहीं दिखी, उसने आरंभ से पूछा, जान कहाँ है आरू? नेत्रा का जिक्र सुनते ही जहां आरंभ ने गुस्से की वजह से अपनी मुठियां कस ली, वहीं राजवीर भी अपनी बेटी को इधर उधर देखने लगा। आरंभ गुस्से में अपने दांत पीसकर बोला, आई डोंट नो। अब राजवीर ने आरंभ के कंधे को कसकर पकड़ा और अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या मतलब आई डोंट नो? वो तुम दोनों के साथ गई थी ना, तो फिर कहाँ है वो? आरंभ गुस्से में चिढ़ते हुए राजवीर से बोला, मुझे नहीं पता, और आपको पता है उसने ही माँ को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, जिस वजह से वो नीचे गिरी। जब उन तीनों ने आरंभ की ये बात सुनी, उनकी आंखें शॉक्ड की वजह से बड़ी बड़ी हो गई। वही कियान अपना सिर नामे हिलाकर बोला, वो ऐसा नहीं करेगी आरू। आरंभ कियान की तरफ देखकर बोला, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं अंडरस्को। अचानक से एक दमदार और तेज आवाज वहां गूंजी, जिसने आरंभ की बोलती ही बंद कर दी। क्या हो रहा है यहाँ, और आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? उन लोगों ने उस तरफ देखा, उन्हें वहां रुद्रांश खड़ा दिखा, जो अभी भी उसके ओटी यूनिफॉर्म में ही था। आरंभ रुद्रांश की तरफ आया और बोला, रुद्र भाई, माँ ओटी में है, आपकी बेटू ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया है। जैसे ही रुद्रांश ने आरंभ की ये बात सुनी, वो खुद आरंभ पर भड़कते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है तू आरंभ? तू अपने होश में तो है? वो ऐसा क्यों करेगी और अपनी माँ को तकलीफ क्यों पहुंचाएगी? अभी अद्यम और कियान खुद भी रुद्रांश की बातों से सहमत थे, वही राजवीर के दिमाग में कुछ चल रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन थे। रुद्रांश की बात सुनकर आरंभ अपना सिर हिलाकर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, वो मुझे नहीं पता। रुद्रांश ने जब आरंभ की बात सुनी, वो भी अपनी प्लेन और डोमिनेटिंग आवाज में बोला, पूरी बात बता कि वहां क्या हुआ था। आरंभ ने अपना सिर हिलाया और उन सबको वहां जो कुछ भी हुआ वो बताया। जैसे ही आरंभ ने अपनी बात पूरी की, उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और ये थप्पड़ इतना तेज था कि वो लड़खड़ा गया। उन लोगों ने उस शख्स की तरफ देखा जिसने आरंभ को थप्पड़ मारा था, और वो कोई और नहीं अर्थ था। इस वक्त अर्थ की आंखों में आग नजर आने लगी थी और वो खुद गुस्से में कांप रहा था। अभी वहां बहुत सारे लोग जम गए थे जो वो तमाशा देख रहे थे, पर उनसे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्थ आरंभ का कॉलर पकड़ते हुए अपनी बेहद ही गुस्से भरी आवाज में बोला, तू उन हैवनों के पास मेरी बच्ची को छोड़कर आया, तुझे शर्म नहीं आई? अगर वो तेरी माँ है तो नेत्रा तेरी बहन है, और तू उसे उनके हवाले कर आया। आरंभ भी फ्रस्ट्रेशन और नेत्रा पर गुस्से की वजह से पूरा पागल सा हो गया था। वो मम्मा जब बॉय था और उसके लिए सबसे ज्यादा उसकी माँ मैटर करती थी, और अभी तो सबसे ज्यादा, जिस वजह से उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो अपने माँ के प्यार में अंधा होकर नेत्रा के साथ कितना गलत कर रहा है। आरंभ अभी अपने काबू में नहीं था और इसी वजह से वो अपने भाई पर आवाज ऊंची करते हुए बोला, तो क्या करता? उसके चक्कर में माँ को मरने देता? भाई, नेत्रा हमारी लाइफ में सिर्फ 2 महीने पहले आई और माँ उस पल से मेरे साथ है जब से मैंने अपनी आंखें खोली, इसीलिए मैंने मेरी मम्मा को प्रायोरिटी दी अंडरस्को। अभी रुद्रांश उस पर अपनी आवाज चढ़ाकर बोला, और उस बच्ची का क्या? उसकी कोई अहमियत नहीं है? आरंभ अपने प्लेन आवाज में रुद्रांश से बोला, फिलहाल के लिए मुझे मेरी माँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरंभ की बात सुनकर अर्थ उससे बोला, तू अंडरस्को। अचानक से उन्हें एक जानी पहचानी आवाज आई, अंश। जैसे ही रुद्रांश ने वो आवाज सुनी, उसने आवाज की तरफ देखा जहां प्रताप और नव्या खड़े थे। उन्हें देखकर रुद्रांश के मुंह से निकला, मॉम, डैड। वो सब भी उन्हें वहां देखकर हैरान हो गए थे। वही रुद्रांश उनकी तरफ आकर बोला, आप दोनों यहाँ, और ये अंडरस्को। एकदम से उसकी नजर प्रताप की बाहों में मौजूद नेत्रा पर पड़ी और उसे इतने बुरे हाल में देखकर रुद्रांश अंदर तक हिल गया और बोला, ब अंडरस्को बेटू अंडरस्को। रुद्रांश ने नेत्रा को प्रताप की बाहों में से अपनी बाहों में लिया और उन दोनों की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ इससे? अब तक वो लोग भी वहां आ चुके थे और नेत्रा को वैसे देखकर सब सदमे में थे, जिस वजह से किसी के भी मुंह से हल्की सी आवाज तक नहीं निकली। वो तो बस नेत्रा की तरफ ही देखते रहे। रुद्रांश नेत्रा के गालों को पकड़कर बोला, बेबी क्या हुआ, आंखें खोलो।
नेत्रा तो कुछ भी बोली नहीं, पर प्रताप रुद्रांश से बोला, अंश हम आ रहे थे, तभी बीच रास्ते हमारी कार बंद पड़ी और वहां ये बच्ची नव्या को झाड़ियों में पड़ी दिखी। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और खून भी काफी बह चुका है। अगर इसे सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो ये मर अंडरस्को। अचानक से अर्थ अपने शॉकिंग स्टेट से बाहर आते हुए चिल्लाया, नहीं कुछ नहीं होगा। अर्थ रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, रुद्र चल। रुद्रांश ने बस अपना सिर हिलाया और वो दोनों नेत्रा को वहां से लेकर गए। प्रताप का ध्यान राजवीर और उन तीनों भाइयों पर पड़ा और उसने राजवीर से पूछा, राजवीर तू यहाँ क्या कर रहा है और कौन है वो लड़की, क्या तुम लोग उसे जानते हो? राजवीर अपनी पूरी तरह से ब्लैंक आवाज में प्रताप से बोला, वो मेरी बेटी है प्रताप। ये सुनते ही प्रताप और नव्या एक दूसरे की तरफ देखने लगे और नव्या पूरी तरह से चौंकते हुए बोली, बेटी मतलब न अंडरस्को नेत्रा? अब कियान ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर नव्या अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, हमें नहीं पता था कि हम आज जिससे मिलने आए थे वो हमें ऐसी हालत में मिलेगी। नेत्रा को भयानक हालत में देखकर अध्यम अंदर से टूट चुका था, पर अभी उसे आरंभ पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो वहां चुपचाप खड़ा था। अध्यम अपनी खून से भी ज्यादा भयानक लाल आंखों से आरंभ की तरफ देखकर अपनी सबसे ठंडी आवाज में बोला, हाँ तो मिस्टर आरंभ रायचंद, अभी तुम्हें बहुत सुकून मिल रहा होगा ना उसे वैसे देखकर, और तुम्हारी नजरों में वो गुनहगार है तो देखो उसे सजा भी मिल गई, और ऐसी सजा मिली है जिसके बाद पता नहीं हमें वो सही सलामत या फिर मैं ये कहूँ कि जिंदा मिलेगी भी या नहीं। अध्यम की ये बात सुनकर कियान उससे बोला, अध्यम तू ऐसा क्यों कह रहा है, कुछ नहीं होगा स्वीट हार्ट को। अध्यम अपनी ब्लैंक आवाज में कियान से बोला, आपने उसकी हालत देखी, पूरी खून से लथपथ थी वो भाई। मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ एक बात जानता हूं मैं कि मेरी जान आज जिस हालत में है वो सिर्फ इसकी आरंभ वजह से, और अर्थ भाई के महादेव की स्वेर अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। अभी अध्यम की आंखों में आरंभ को अपने लिए गुस्सा दिखने लगा और वो ये देखकर अध्यम से बोला, मतलब आपके लिए भी वो मां से ज्यादा जरूरी है? इससे पहले अध्यम और ज्यादा पागल होता, कियान बात को संभालते हुए शांति से आरंभ से बोला, सबसे पहली बात तो यहाँ ये सवाल आता ही नहीं आरू, हम सबके लिए जितनी जरूरी चाची है उतनी जरूरी वो बच्ची भी, और भूल मत वो उनकी ही बेटी है, कोई पराई नहीं। आरंभ उन लोगों की तरफ देखकर अपनी रुड आवाज में बोला, आप सबके लिए हो ना हो पर मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। अब अध्यम ने भी अपना बचा कुचा सब्र खो दिया और आरंभ से बोला, मतलब तुझे नेत्रा जिए या मरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माँ से फर्क पड़ता है। अभी वहां वो तीनों भाई ही बोल रहे थे, बाकी सब चुप होकर उनकी बातें सुन रहे थे और उन्हें आपस में लड़ते हुए देख रहे थे। राजवीर ना कुछ बोल रहा था, ना ही अपने बेटों को लड़ने से रोक रहा था। वो तो वहां किसी पुतले की तरह खड़ा था, जिसकी सिर्फ सांसें चल रही थी पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। आरंभ अध्यम की तरफ देखकर बोला, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूं। उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अध्यम राजवीर के पास आया और उससे बोला, डैड आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, इसे देख रहे हो ना कि ये कैसी बकवास किए जा रहा है? अब राजवीर अध्यम की तरफ अपनी खाली आंखों से देखकर बोला, आई लव नेत्रा, पर उससे भी कहीं ज्यादा आई लव माय माही। अभी राजवीर की इस बात ने अध्यम और कियान दोनों को चौंका दिया और कियान अपने चाचू की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, मतलब आपको भी लगता है कि उस बच्ची ने चाची को जान बुझकर धक्का दिया? राजवीर कियान की तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ मेरी माँ ही चाहिए अंडरस्को। अध्यम उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए बोला, और नेत्रा, उसका क्या? आप दोनों तो कल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो अब क्या कर रहे हो? कियान राजवीर का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, चाचू जो गलती तभी रुद्र भाई और अर्थ भाई ने की, वही गलती आप और आरू कर रहे हो। आप तो स्ट्रॉन्ग थे इसीलिए उन दोनों की नफरत लेकर भी जी पाए, पर अभी जो है वो आपकी तरह स्ट्रॉन्ग तो क्या, वो इतनी भी स्टेबल नहीं है कि अपने डैडा और भाई की नफरत फिर से बर्दाश्त कर पाए। प्लीज ऐसा मत करिए अंडरस्को। ओटी से बाहर निकला डॉक्टर कियान को बीच में ही रोकते हुए उन लोगों से बोला, एक्सक्यूज मी। जैसे ही उन सबने डॉक्टर की आवाज सुनी, वो सब डॉक्टर के पास आए और आरंभ ने पूछा, हाँ माँ कैसी है, वो ठीक तो हो जाएगी ना? अभी उस डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे उन्हें ये न्यूज़ बताए, पर ये तो उसे करना ही था। उसने एक गहरी सांस भरी और भगवान से अपनी जान की सलामती की प्रार्थना करने के बाद अपनी डरी हुई आवाज में आरंभ से बोला, आरंभ सर, आई एम सॉरी, पर वो कोमा में चली गई।
जैसे ही उन सबने उसकी बात सुनी, उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई और राजवीर तो लड़खड़ा गया, पर प्रताप ने उसे संभाल लिया। वही आरंभ अपना सिर नामे हिलाकर बोला, वॉट, नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अचानक से उसने उस डॉक्टर का गला पकड़ा और उस पर चढ़ते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी मां नहीं, वो ठीक है। आरंभ को ऐसे देखकर कियान ने उसे पीछे खींचा, जिस वजह से उसकी पकड़ उस डॉक्टर के गले पर से छूटी। वो बेचारा खांसने लगा और अपनी जान बचाने के लिए आरंभ से थोड़ा दूर होकर अपनी बेहद ही डरी हुई आवाज में बोला, आई एम सॉरी, पर यह सच है और उन्हें कोमा से बाहर आने में पता नहीं कितना वक्त लग सकता है। इतना कहकर वो वहां से अपनी जान बचाकर भागा और आरंभ गुस्से में तमतमाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी वजह से मां कोमा में अंडस्को मैं नेत्रा सेन को कभी माफ नहीं करूंगा। कियान आरंभ पर चिल्लाते हुए बोला, वो नेत्रा सेन नहीं, नेत्रा रायचंद है। अब तो आरंभ भी अपनी आवाज ऊपर उठाकर अपनी नफरत भरी आवाज में बोला, नहीं, वो मेरे लिए नेत्रा सेन ही है और मैं उसे अपनी बहन नहीं मानूंगा। आई जस्ट हेट हर। आरंभ की बात सुनकर अध्यम राजवीर की तरफ देखकर बोला, डैड, ये तो पागल हो गया है, आप तो कुछ बोलिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अंडस्को। राजवीर अध्यम की तरफ देखकर बोला, तो किसकी है? उसकी ही वजह से आज मेरी माही कोमा में पड़ी है और पता नहीं कब बाहर आएगी। यू नो अध्यम, सब कुछ ठीक चल रहा था। भले ही मैं अर्थ और रुद्र की नजरों में गलत था, पर मेरी माही मेरे साथ थी, मेरे पास थी, पर आज उसकी वजह से वो मेरे पास होकर भी मुझसे दूर हो गई है। ये उसकी गलती थी और इस बार मैं आरू के साथ हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माही चाहिए। आरंभ और राजवीर की बात सुनकर अध्यम तालियां बजाते हुए उन दोनों से बोला, वाह, मतलब दोनों को उसकी परवाह नहीं है। वो खुद इस वक्त ओटी में पड़ी है, पर आप दोनों को उसे विलेन बनाने से फुर्सत नहीं है। अभी राजवीर और आरंभ का मुंह बन गया था, जिसे देखकर अध्यम उन दोनों से बोला, ठीक है, तो हमें भी नहीं चाहिए उसके लिए आप दोनों की परवाह, हम चारों काफी हैं उसके लिए। उसकी बात से कियान भी सहमत होकर अपना सिर हिलाने लगा। वही जब आरंभ ने अध्यम की ये बात सुनी, वो अपनी भौहों को चढ़ाकर अध्यम से बोला, चारों आर यू श्योर भाई, क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा अटैच अर्थ भाई है माँ से, और जब उन्हें माँ के कोमा में जाने की बात पता चलेगी, वो खुद नेत्रा से नफरत करने लगेंगे, देख लेना, और रुद्र भाई भी यही करेंगे। कियान अपना सिर ना में हिलाकर बोला, नहीं, ये नहीं होगा। जहां वो सब लड़ाई चल रही थी, वही वो पूरा सीन दूसरी तरफ कमलेश के घर पर बड़ी सी टीवी में चल रहा था, जिसे देखकर कमलेश, राका और माया पागलों की तरह हंस रहे थे। कमलेश उसके टीवी स्क्रीन पर चल रही लाइव वीडियो की तरफ देखकर अपनी तेज स्माइल के साथ बोला, इसे कहते हैं एक तीर से तीन निशान। मैंने राजवीर रायचंद की सबसे कीमती चीज, उसकी एकलौती बेटी को उसकी नजरों में ही बुरा बना दिया। मैंने उन लोगों के बीच में फिर से फुट डलवा दी, और सबसे बड़ी बात, इस बार जो वार हुआ है वो ऐसे ही हल्का वार नहीं है। अब माया भी कमलेश का साथ देकर बोली, हाँ, जो हालत उस कचरे की थी उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। कमलेश माया के खुले थाई पर अपना हाथ फेर कर बोला, कैसे बचेगी बेबी, मेरे उस आदमी ने उसे बचने लायक ही नहीं छोड़ा। राका उसके शराब की चुस्कियां लेकर बोला, अगर वो बच भी गई तो इस बार मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा, डोंट वरी। माया और कमलेश ने राका की बात में अपनी हामी भरी और राका उसके ग्लास में बची हुई शराब को एक ही घूंट में अपने गले से नीचे उतार कर बोला, पर मानना पड़ेगा तुम्हारे शैतानी दिमाग को सिन्हा, यहां बैठे बैठे ही उस लड़की को अपने रास्ते से हटा दिया। इस पर कमलेश अपनी गंदी सी मुस्कुराहट के साथ राका से बोला, अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे उनके साथ राका, ये तो बस शुरुआत है। इस पर राका कमलेश की तरफ देखकर बोला, पर फिर भी ये बहुत बड़ी और पहली जीत है हम तीनों के लिए, और हमारी इस पहली जीत के लिए कुछ सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। तुम क्या कहते हो सिन्हा? कमलेश खुद भी राका की बातों से सहमत होकर बोला, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा राका। इस पर माया उन दोनों की तरफ देखकर बोली, तो फिर क्या करना है और कैसे सेलिब्रेट करना है? माया की इस बात पर राका अपनी हवस भरी नजरों से माया को देखकर कमलेश से बोला, सिन्हा, ये तो वही बात हो गई कि शिकार खुद शिकारी से पूछ रहा है कि वो शिकार कैसे और किसका करेगा। जहां कमलेश राका की बात का सही मतलब बहुत अच्छे से समझ गया था, वहीं माया कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? कमलेश माया के थाई को पकड़ते हुए बोला, मतलब यही कि आज तुम हम दोनों का शिकार बनोगी बेबी। राका के भी चेहरे पर गंदी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर ही उसके दिमाग में चल रही गंदगी पता चल सकती थी। हॉस्पिटल में अर्थ और रुद्रांश ओटी से बाहर आए, जिसे देखकर अध्यम ने अर्थ से पूछा, भाईजान कैसी है?
अर्थ अध्यम की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, अभी वो खतरे से बाहर है पर ध्यान रखना होगा। कियान अपना सिर हाँ में हिलाकर बोला, भाई वो ठीक तो हो जाएगी ना? अर्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कियान और अध्यम की तरफ देखकर बोला, ये बता माँ कैसी है? अभी अध्यम घबरा रहा था क्योंकि आरंभ ने जो कहा था कि आरंभ से कहीं ज्यादा अर्थ महिमा के करीब है, ये पूरी तरह से सच था। अध्यम को डर था कि कहीं अर्थ भी कुछ ऐसा ना करे जिसके बाद हालात सुधरने के बदले और बिगड़ जाए। अध्यम अपनी डरी हुई आवाज में बोला, वह अंडरस्को। आरंभ अध्यम की बात काटकर अध्यम और कियान को घूरते हुए ही अर्थ से बोला, वो कोमा में है। जैसे ही अर्थ और रुद्रांश ने आरंभ की ये बात सुनी उनके मुंह से निकला, व्हाट? आरंभ अपनी बात को उन दोनों के आगे रखते हुए बोला, हाँ वो कोमा में है और ये सिर्फ उसकी वजह से है। अब आप बताइए भाई कि आप क्या बोलेंगे? ये दोनों, अध्यम और कियान, अभी भी उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी माँ आज इस हालत में है। आप किसको सपोर्ट करोगे? उसे जो आपकी माँ है और आपको हर चीज के लिए सपोर्ट करती आई है, या वो जो सिर्फ कुछ ही महीने पहले आपकी लाइफ में आई और उसकी वजह से आपकी मम्मा आज इस हालत में है? बोलिए भाई, किसका साथ देने वाले हैं आप? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।